हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद जयसुरा क्लासेस। जयसुरा क्लासेस में आपका स्वागत है। टीएस इलियट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारे टॉपिक होंगे। इनके बायोग्राफी के बारे में हम बात करेंगे, इनके मैन वर्क्स के बारे में बात करेंगे। इनकी अगर पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम था थॉमस ईस्टर्न इलियट। देखिए, ये टॉपिक जो है, ये राइटर जो है आपके एलडी ग्रेड के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे बहुत कम एग्जाम्स होते हैं जिनमें इनके बारे में ना पूछा गया हो। वेस्टलैंड के बारे में आप जानते होंगे, तो वेस्टलैंड इनका बेस्ट वर्क रहा है, ठीक है। तो उनके बारे में भी हम आगे अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम अब इनकी बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे, इनके वर्क्स के बारे में बात करेंगे और इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है, आशा करती हूँ आप भी ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहेंगे। तो इनके बर्थ की बात करते हैं। पहले इनका बर्थ हुआ था सितंबर 26, 1888 में, ठीक है। 1888 में इनका जन्म हुआ था। एसटी लुइस, मिसौरी, यूएसए। एसटी लुइस, मिसौरी, यूएसए में इनका जन्म हुआ था 26 जनवरी 1888 में। देखिए, इनकी बर्थ, डेथ और क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार पूछ भी लिया जाता है। इनमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं कि किस राइटर का जन्म 1888 में हुआ था, या फिर आपको 4 पॉइंट दे देंगे, उनमें से आपको छांटना होगा कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, या उनमें से 4 में से एक सही होगा या चारों में से एक गलत होगा। इस तरह के जो है क्वेश्चन इन दिनों काफ़ी देखे जा रहे हैं। इनकी डेथ की बात करें तो जनवरी 4, 1965 में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। लंदन में इनकी डेथ हुई थी और इनको बरीड इन द विलेज ऑफ ईस्ट कॉकर इन सोमरसेट, ठीक है। ईस्ट कुकर इन सोमरसेट में जो था इनको बरीड किया गया था। इनके फादर का नाम था हेनरी इलियट। इनके नाम में जो आपको इलियट वर्ड दिखाई दे रहा है वो इनके पिताजी से इनको मिला था। ये एक ब्रिक ट्रेड बिजनेसमैन थे। इनकी माताजी का नाम था चार्लोट चैम्पस्टन। इनकी नाम में आपको जो स्टर्न नज़र आ रहा है वो उनकी माताजी से इनको मिला था। ये एक एजुकेटेड वुमन थी। इनकी वाइफ की बात करें तो इन्होंने अपने जीवन में 2 शादी की थी। 2 शादी में जो उनकी पहली पत्नी थी उनका नाम था विवियन हेवुड इलियट। सेकंड वाइफ जो आफ्टर 60 इनकी लाइफ में आई थी वे थी वैलरी इलियट। ये इनकी पर्सनल सेक्रेटरी भी रही थी, ठीक है दोस्तों। इनको लाइफ में काफ़ी अवार्ड मिले, जिनमें से 2 मैन अवार्ड थे, नोबेल प्राइज़ एंड द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये दोनों ही अवार्ड आपको पता होना चाहिए कि 1948 में इनको मिले थे। कई बार पूछ लिया जाता है कि टी.एस. इलियट जी को जो अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज़ या द ऑर्डर ऑफ मेरिट वो कब मिली थी, तो ये मिली थी 1948 में। इनको सिटीज़न की अगर बात करें तो ब्रिटिश सिटीजनशिप इन्हें मिली थी 1927 में। ब्रिटिश सिटीजनशिप मिली थी इन्हें 1927 में। नेक्स्ट इनकी क्रोनोलॉजी भी देख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको सीरियल वाइज एक एक चीज़ समझाई जाएगी कि कब कौन सा इवेंट इनकी लाइफ में हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आपको पता ही होगा, 26 सितंबर को उनका बर्थ हुआ था 1888 में एसटी लुइस, मिसौरी, यूएसए में। उसके बाद 1893 से 1905 तक इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी स्मिथ्स एकेडमी, जो कि एसटी लुइस में ही थी, ठीक है। 1905 से 1906 के बीच में इन्हें 1 साल के लिए बोर्डिंग स्कूल भेजा गया। 1905 से 1906 के बीच क्या होता है, 1 साल का जो ये समय था, इन्हें उस दौरान एक बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया था 1 साल के लिए। 1906 से 1910 के बीच इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से जो है अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। 1906 से 1910 के बीच में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से अपनी शिक्षा ग्रहण की। 1910 से 11 के बीच में स्टडीड एट द सोरबॉन यूनिवर्सिटी पेरिस इन द बवेरिया, जर्मनी और पेरिस में जो है ये जो है अपनी स्टडी की इन्होंने। उसके बाद में 1911 से 14 के बीच में ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दोबारा गए। 1914 से 15 के बीच में इन्होंने जर्मनी में अपना शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने अध्ययन किया वहाँ पर रहकर। एंड एट ऑक्सफोर्ड फॉर द पीएचडी थेसिस, ऑक्सफोर्ड से इन्होंने पीएचडी की थी। और इसी दौरान क्या होता है, ये शादी करते हैं विवियन हेवुड से, जुलाई में ही 1914 जुलाई में ये विवियन हेवुड से शादी करते हैं। ये इनकी फर्स्ट वाइफ थी। 1915 से 16 के बीच में ये टीचर इन हाईगेट स्कूल एंड रिव्यूअर ऑफ इंग्लिश प्रोडिकल्स,
ये एक हाईगेट स्कूल में क्या है टीचर का वर्क किया था इन्होंने। देखिए इस दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और काफ़ी सभी को पता है कि उस दौरान क्या था, सभी की इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी वीक हो गई थी, तो इसीलिए इन्हें एक जॉब करनी पड़ी एक प्राइवेट टीचर की हाईगेट स्कूल में। और ये रिव्यूअर भी बने थे इंग्लिश प्रोडिकल्स के। 16 से 17 के बीच में कंपोजिशन ऑफ पोएट्री एक इन्होंने वर्क लिखा था, कंपोजिशन ऑफ पोएट्री, जो प्रूफ ऑफ एंड अदर ऑब्जर्वेशन के नाम से पब्लिश्ड हुआ था। प्रूफ ऑफ एंड अदर ऑब्जर्वेशन के नाम से पब्लिश्ड हुआ था 1916 और 17 में। देखिए प्रूफ ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका एक कैरेक्टर है, इससे आपको पता होना चाहिए। इससे जुड़ी हुई सारी जो आपके इनके वर्क हैं वो आपको याद होने चाहिए। मैं उसका आपको वो एक तरह से आपको नोट वो प्रोवाइड कर दूंगी, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर एक एक पॉइंट को अगर लिखते जाए तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। आगे बढ़ते हैं। 1920 में क्या होता है, पोएम्स 1920 पब्लिश्ड। ये इनका एक वर्क का कलेक्शन था, पोएम्स का कलेक्शन था, जो पोएम्स 1920 के नाम से 1920 में पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, ये वर्क, इस वर्क को आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जो उनकी 1920 पोएम्स थी वे 1920 में ही पब्लिश हुई थी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1921 में लंदन कॉरिस्पोंडेंट फॉर द डायल। डायल एक बहुत अच्छा जो था पब्लिश करता था वर्क को। वहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने लंदन कॉरिस्पोंडेंट बने थे डायल के। उसके बाद क्या होता है 1922 में द वेस्टलैंड। देखिए ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, आप इसे नोट कर लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है कि द वेस्टलैंड। अभी हाल ही में हुए पेपर अगर जूनियर एडिट की बात करें तो उसमें द वेस्टलैंड की पब्लिश्ड डेट पूछी गई थी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। द वेस्टलैंड 1922 में पब्लिश हुई थी। द डायल अवार्ड फॉर द वेस्टलैंड। द डायल, इनको अवार्ड, वेस्टलैंड को कौन सा अवार्ड मिला था, द डायल। उसके बाद में क्या होता है 1923 में ये एडिटर ऑफ द क्राइटेरियन, एडिटर बने क्राइटेरियन के। ठीक है, द क्राइटेरियन के जो है ये एडिटर बने थे। 1925 में द होलो मैन। होलो मैन इनका बहुत अच्छा पोएम्स का कलेक्शन था। ये जो है होलो मैन एक स्टोरी थी, ऐसे था। ठीक है, तो उसमें ये पब्लिश्ड हुआ। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आगे, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। इंक्लूडिंग पोएम्स 1909 टू 1925 वॉज पब्लिश्ड। 1909 से 1925 के बीच में जो इन्होंने पोएम्स लिखी थी वो इस दौरान पब्लिश्ड हुई थी। अपॉइंटेड एडवाइजर टू फेबर एंड फेबर लंदन। देखिए फेबर एंड फेबर की अगर हम बात करें तो ये बहुत उस दौरान जो प्रसिद्ध कंपनी थी। ठीक है, तो ये उसके अपॉइंट किए गए थे एडवाइज़र के रूप में भी इन्होंने काम किया था लंदन में। इस दौरान क्या इन्होंने 1925 के दौरान, उस 1925 के दौरान इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क द होलो मैन भी पब्लिश हुआ था। 1927 में इनको सिटीजनशिप मिली थी ब्रिटेन की एंड जॉइन द चर्च ऑफ इंग्लैंड, और इन्होंने एक इंग्लैंड के एक चर्च को ज्वाइन किया। 1931 में एरियल पोएम्स इनकी 1927 से 1930 के बीच में आती है, ये पब्लिश्ड हुई थी। 1927 से 30 के बीच में लिखी थी इन्होंने एरियल पोएम, ये पब्लिश्ड हुई। एस वेनसडे पब्लिश्ड हुआ था इनके दो वर्क पब्लिश्ड हुए थे, एरियल पोएम्स 1927 से 30 एंड एस वेनसडे, ये भी इनका पब्लिश्ड हुआ था। वर्क कब हुआ था 1931 में, आपको डेट याद होनी चाहिए, हो सके तो इनको लिखते चले। 1932 में इनका एक वर्क आया था सिलेक्टेड एसेज। ठीक है, सिलेक्टेड एसेज कब आया था 1932 में, याद करते चले, सिलेक्टेड एसेज कब आया था 1932 में। 1933 में इनका वर्क आया द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। द यूज ऑफ पोएट्री, द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ये पब्लिश्ड हुआ था इनका वर्क। उसके बाद में 1934 में इनका वर्क आया था आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स कोरसेस फॉर द पेगेंट कॉल्ड द रॉक। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनका वर्क द मर्डर इन द कैथेड्रल। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मर्डर इन द कैथेड्रल पूछा भी गया है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। 1935 में इनका आया हुआ वर्क है, पब्लिश्ड हुआ था 1935 में, द मर्डर इन द कैथेड्रल, याद रखिए, मर्डर इन द कैथेड्रल 1935। 1939 की अगर बात करें तो फैमिली रीयूनियन, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, काफ़ी एमए के सिलेबस में भी आपने पढ़ा होगा। द फैमिली रीयूनियन ये पब्लिश्ड हुआ था 1939 में। द आइडिया ऑफ अ क्रिश्चियन सोसाइटी पब्लिश्ड, इसमें क्या था, एक विचार था क्रिश्चियन सोसाइटी का, वो इसमें पब्लिश किया गया था। ठीक है, 1943 की अगर बात करें तो फोर क्वार्टर्स इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, जो 1936 से 42 के बीच में लिखा गया था,
वो पब्लिश हुआ था। कब हुआ था? 1943 में, 4 क्वार्टर्स। नेक्स्ट वर्क की अगर बात करें तो 1947 में इनका वर्क आता है, डेथ ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ, ये 1947 में इनकी वाइफ, जो फर्स्ट वाइफ थी विवियन, इनकी डेथ हो जाती है। एक लंबी बीमारी के कारण इनकी डेथ हो गई थी इनकी वाइफ की 1947 में। 48 में ब्रिटिश ऑफ ऑर्डर मेरिट अवार्ड, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, इनको ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया जाता है, द नोबेल प्राइज दिया जाता है लिटरेचर के लिए। 1949 में इनका एक इम्पोर्टेंट वर्क द कॉकटेल पार्टी पब्लिश होता है। 1949 में इनका एक वर्क पब्लिश हुआ था, द कॉकटेल पार्टी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1957 की बात करें तो ये मैरिड वेलेरी फ्लेचर, ठीक है, इनको फ्लेचर नाम से भी जाना जाता है और इनको वैलेरी नाम से भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इनका जो है आप नाम याद करेंगे तो वैलेरी फ्लेचर के नाम से याद कीजिएगा, ताकि अगर किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आपके सामने इस क्वेश्चन का जवाब हो। ये क्या हुआ था, इन्होंने वैलेरी फ्लेचर से शादी की। ऑन पोएट्री एंड पोइट्स पब्लिश, इनका एक वर्क पब्लिश हुआ था ऑन पोएट्री एंड पोइट्स। नेक्स्ट अगर बात करें तो 1958 में द एल्डर स्टेटमैन इनका एक वर्क था, वो पब्लिश हुआ था। 1965 में जनवरी 4 डेथ इन लंदन, बरीड इन द चर्च यार्ड इन एस्ट कोकर, ठीक है, एस्ट कोकर में, सोमरसेट में इनको बरीड किया गया था एक विलेज में। और 4 जनवरी 1965 को इनकी डेथ हो जाती है लंदन में। ठीक है दोस्तों, तो इनकी लाइफ की मेन क्रोनोलॉजी थी, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बात करने वाले हम इनके वर्क्स के बारे में। देखिए, इसके अलावा आपको कहीं दूसरी वीडियो में मैटर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सभी मैटर हम प्रोवाइड करा दे देंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरी वीडियो में। ठीक है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, टी.एस. इलियट्स के जो मेन वर्क थे, थॉमस ईस्टर्न इलियट्स के जो मेन वर्क्स थे, मेजर वर्क्स थे, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। मेनली सभी वर्क्स के नाम आपको बताए जाएंगे, क्योंकि देखिए अब क्या चल रहा है कि किसी भी मेन टॉपिक के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं, कोई इसमें आपको कोई छूटने वाला वर्क नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इनके अगर वर्क की बात करें तो इनका एक वर्क आया था प्रूफोक एंड अदर ऑब्जर्वेशन। प्रूफोक एंड अदर ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर के काफ़ी जो थे इनकी पोएम्स थी, वर्क्स थे, उसके बारे में हम आपको बता देंगे। उनका नाम आप साथ के साथ नोट करते चलिए। द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफोक, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, प्रील्यूड, रैप्सोडी ऑन द विंडी नाइट, मॉर्निंग एट द विंडो, द बोस्टन इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट, आंट हेलन, कजिन नैन्सी, मिस्टर अपोलोनिक्स, हिस्टीरिया, कन्वर्सेशन ऑन ग्लांटे, ला फ्लिंगा की पिंग। ठीक है, तो इनके जो वर्क्स आए थे ये प्रूफोक एंड अदर ऑब्जर्वेशन में के अंदर ही ये जो था पूरा का पूरा आपको कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। क्या ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि प्रूफोक एंड अदर ऑब्जर्वेशन में कौन कौन सा वर्क था, तो इसमें आपको 4 नाम दे दे या 3 नाम दे दे, वो किसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप इन सबके जो है नाम नोट कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में अगर ये फेस करने को मिले तो आपको कोई परेशानी ना हो। एक पोएम्स 1920 के नाम से इनका वर्क आया था, पोएम्स 1920, ये 1920 में ही पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो उसके अंदर आने वाले सभी पोएम्स का मैंने यहाँ पर जो है नाम आपको दे दिया है। आप उनको जो है स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर ऐसा करें कि आप इसको पॉज करके वो सभी नाम जो है नोट करते चले। मैंने इसके अंदर आपको सभी नाम दिए हैं, ठीक है, एक भी नाम नहीं छोड़ा है, जिससे कि आपको एक भी पॉइंट आपका ना छूटे। आप इसको पॉज करके सभी नाम जो है लिख सकते हैं। नेक्स्ट इनका वर्क आया था द वेस्टलैंड, नेक्स्ट इनका वर्क आया था द वेस्टलैंड, ये 1922 में आया था। सेकंड वर्क था इनका द होलो मैन 1925 में, एस वेनसडे 1930 में। एरियल पोएम्स की अगर बात करें तो 1927 से 30 के बीच में ये आई थी। ठीक है, इनका रिटन पीरियड था कि 1927 से 30 के बीच में लिखी गई थी। इसकी अगर वर्क की बात करें, जर्नी ऑफ द मैगी 1927 में आई थी। अ लव सॉन्ग फॉर सीमन, ये आया था 1928 में। 1929 में आया था एनीम्यूला, मैरिन आता है 1930 में। ये किसके अंदर है, एरियल पोएम्स के अंतर्गत ही ये पूरा का पूरा आपको चारों को चारों देखने को मिल जाएंगे। सातवां जो उनका वर्क था वो था 4 क्वार्टर्स। 4 क्वार्टर्स की बात करें तो उसमें 4 वर्क थे, बर्ंट नॉर्टन, ईस्ट कॉकर, द ड्राई सैलवेजेस, लिटिल गिडिंग। ये इनके वर्क आए थे 1935 से 1942 के बीच में। कलेक्टेड पोएम नाम से इनका एक वर्क आया था 1909 से 1962। इसमें एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही
काफ़ी ज़्यादा इसमें वर्क है। तो आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इन चीज़ों को नोट करते चलें, या फिर इन चीज़ों को जो है आप नोट करते चलें। ये आपको धीरे धीरे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये एक एक जो है माइनर पोएम्स के नाम से या फिर अनफिनिश्ड वर्क के नाम से जो है इन्होंने अपने वर्क दिए हुए हैं। आपको सभी वर्क यहाँ देखने को मिल जाएंगे, एक भी वर्क आपका छूटने वाला नहीं है। कोरसेस फ्रॉम द रॉक 1934, ओकेजनल वर्सेस, ठीक है। इस तरह से जो है इन्होंने अपना वर्क इसमें दिखाया हुआ है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए पॉज करके। 9th वर्क की अगर इनकी बात करें तो ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। इनके जो थे पोएटिक ड्रामा थे, 6 पोएटिक ड्रामा थे, आप उनके नाम लिख लीजिए, ठीक है। पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इनका वर्क आया था प्रोस लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है। इसमें थे सिलेक्टेड एसेज, सिलेक्टेड एसेज का मैंने आपको नाम दे दिया है, आप इन्हें नोट कर लीजिए। सोशल क्रिटिसिज्म की अगर बात करें तो इनके 2 वर्क थे, द आइडिया ऑफ अ क्रिश्चियन सोसाइटी 1929 एंड नोट्स टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ अ कल्चर। अब बात कर लेते हैं इनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। देखिए कई बार पूछ लिया जाता है कि जो राइटर है वो किन किन लोगों से मिला, कब मिला, या उनकी जो लाइफ में मैन रोल रहा वो किन का रहा, तो उनके बारे में पूछ लिया जाता है। आपको पता ही होगा इलियट जो थे ये एक यूरोप टूर पर भी गए हुए थे, ठीक है। तो ये जो इनके जीवन में आने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ये जिनसे मिले उनका नाम था D.H. लॉरेंस, वर्जीनिया वुल्फ एंड हर हस्बैंड लियोनार्ड वुल्फ, E.M. फॉरेस्टर, W.B. येट्स, जेम्स जॉयसे, वेंडेम लेविस, फोर्ड मैडेक्स फोर्ड, एमी लोवेल, रिचार्ड एल्डिंगटन, जॉन गोल्डफ्रेचर एंड सम अदर्स। देखिए जो इनके जीवन में आने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वे थे इजरा पाउंड। इनसे ये मुलाकात इनकी 1914 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम हुई थी। तो यही वे जो पोइट थे, ये इमेजिस्ट पोइट थे। इन्होंने जब इलियट सोच रहे थे कि वो इंग्लैंड में सेटल हो जाए, तब उन्होंने कहा कि आपको पोइट्री कंपोज करनी चाहिए क्योंकि आपका वहाँ पर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने T.S. इलियट ने क्या क्या पोइट्री कंपोज करना शुरू किया। 1912 में ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए थे और ये काफ़ी सीरियस फिलोसोफर भी रहे थे। अगर आपको बात बताएं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है यहाँ पर, ही स्टार्टेड स्टडिंग इंडियन फिलोसफी एंड संस्कृत इन लिटरेचर। इन्होंने भारतीय फिलोसफी दर्शन को पढ़ना शुरू किया, संस्कृत को पढ़ना शुरू किया, लिटरेचर संस्कृत लिटरेचर को। इनके उस दौरान जो रिसर्च किया था इन्होंने वो F.H. ब्रैडले के अंडर में किया था। 1914 में जर्मनी चले गए थे और वहाँ इन्होंने अध्ययन किया यूनिवर्सिटी ऑफ मार्बर्ग में। उस दौरान 1914 से 18 के बीच में आपको पता ही होगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट छिड़ा हुआ था। 1948 में इनको 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये दिया गया था इनको एमिनेंस इन लिटरेचर के लिए। 1948 में इनको दूसरा अवार्ड मिला था, ये दिया गया था इनको लिटरेचर के लिए, नोबेल प्राइज़ इन्हें लिटरेचर के लिए दिया गया था। एलिजियो विवास ये व्यक्ति थे जिन्होंने इनकी जो एक इनकी फ्रेज थी कोरिलेटिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि ये डिफेक्टिव है, इसको डिफेक्टिव बताया था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बता दूं, ये पूछा जाता है कि T.S. इलियट के ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किस में है, ठीक है। तो जो इस एक ऐसे था इनका हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम इन द सैक्रेड वुड, इसमें इन्होंने इसका जिक्र किया था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के हिसाब से देखा जाए तो हैमलेट एक डिफेक्टिव है और आर्टिस्टिक फेलर था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि फेलर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के हिसाब से डिफेक्टिव और आर्टिस्टिक फेलर क्या था, तो वो हैमलेट था। और जो सक्सेसफुल था वो था मैकबेथ। शेक्सपियर की मैकबेथ जो थी सक्सेसफुल थी इस चीज़ में, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव में। मिल्टन की अगर सैमसंग एगोनिस्टीज़ की बात करें तो ये भी काफ़ी इसके लिए सक्सेसफुल मानी जाती है। ये एक तरह से मतलब उसको आप ऐसा ले सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये होता है कि उस समय की जो सिचुएशन होती है, वहाँ का जो ऑब्जेक्ट होते हैं और इवेंट होते हैं, वो उस घटना के लिए संतुष्ट करने वाले होने चाहिए। अगर आपको कोई सीन दिया जा रहा है, कोई आपको सैड सीन दिया जा रहा है, तो वहाँ पे जो सिचुएशन होनी चाहिए, इवेंट होने चाहिए, ऑब्जेक्ट होने चाहिए, वो सब उससे संबंधित हो, ठीक है। यानी सभी चीज़ों का आपस में कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। ये इस तरह के इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में T.S. इलियट ने बनाया। तो अब हमारी ये जो
वीडियो है, ये टॉपिक है, यहीं पर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।